हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला था कि बहुत ही जल्द अपन WBJE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब देखो, एंड के दिनों में आपको PYQs पे फोकस करना है और PYQ से ही प्रैक्टिस करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही से सारे चैप्टर्स के सारे सब्जेक्ट्स के आपको कर लेना है एटलीस्ट आपको, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने इस पे सेपरेट एक वीडियो भी किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कैसे वो आपको एग्जाम में किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे उसमें बेनिफिट करता है, ये सारी चीजें मैंने आपको समझाया हुआ है एक वीडियो करके। वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, साथ में आप वीडियो सेक्शन में भी जाके देखते हो और प्लेलिस्ट सेक्शन में देखते हो तो वहां आपको मिल जाएगा। आप देख लेना और समझ लेना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज के इस क्लास में अपन डिस्कस कर रहे होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, जिन चैप्टर्स की इस क्लास में मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा ना, उसके 2024 से लेके पिछले 3-4 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल है। आपको WBJE 2024 मैथ्स क्रैश कोर्स वाले प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, जहां आई थिंक मेरे 84-85 वीडियोस हैं, ठीक है। उसमें आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा कि मैंने जो चैप्टर आज के क्लास में डिस्कस करूंगा वो सभी का PYQs ऑलरेडी वहां पे अपलोडेड है, ठीक है। लेकिन वो लास्ट ईयर मैंने किया था, तो लास्ट ईयर वो सेशन किया था, तो उसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चंस तो नहीं हो सकते ना। तो जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे ना, उन क्वेश्चंस को ये सारे चैप्टर्स के अपन इस क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे, और जो चैप्टर्स नहीं अपलोडेड है उनका 2025 से लेकर 20 तक के एटलीस्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बहुत ही हेल्पफुल होगा ये सेशन आपके लिए, एंड तक देखना वीडियो को। और ना ही मैं सिर्फ क्वेश्चन कराऊंगा, सॉल्यूशन कराऊंगा, बल्कि मैं आपको उसके कॉन्सेप्ट्स को लिंक करते हुए और भी चीजें सिखाऊंगा जिससे आपका रिवीजन भी हो पाएगा उस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, बिकॉज WBJE के लिए बहुत हेल्पफुल चैनल है। और एंड तक देखना, समझ में आए तो एक लाइक करके जरूर चले जाना, ठीक है। चले, और ये अपना टेलीग्राम चैनल होगा, ये जाके जरूर ज्वाइन हो जाना, बिकॉज यहीं पे आपको सारे अपडेट्स रिगार्डिंग WBJE सभी अपडेट्स आपको यहीं पे मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन हो जाना, ठीक है। साथ में अगर आपको इसका क्लास नोट चाहिए, जो भी मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, और जो भी क्रैश कोर्स का क्लास नोट्स है वो अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके गूगल फॉर्म फिल कर दो, ठीक है। सिर्फ 149 प्राइस है, जाके फिल करोगे नोट्स, और साथ में आपको स्टडी मटेरियल भी वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चले, तो सबसे पहला चैप्टर जो मैंने यहां पे लिया ना, दैट इज आपको रिलेशन। ओके, रिलेशन मैंने लास्ट वीडियो में ही कवर किया था, रिलेशन मैंने आपको सही से सिखा दिया था। अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस देखे जाएंगे जो 2025 में पूछे गए थे, और इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा ना कि कौन से चैप्टर के क्वेश्चन का क्या वेटेज है, क्या आपके लास्ट ईयर कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा था इस चैप्टर से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे, जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको जो दिख रहा होगा, वो आपको 2025, देखो यहाँ पे, सॉरी 2024 का क्वेश्चन है, 25 का मैं बोल रहा हूँ, वो तो इस साल होना है। 2024 लास्ट ईयर का क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे इसमें। तो रिलेशन का ये क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया हुआ है कि एक रिलेशन P डिफाइन हो रहा है जिसमें आपको AP होल्ड्स, ये इक्वेशन यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ये इक्वेशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये इक्वेशन आपको a² - 4ab + 3b² = 0 है। देन आपसे पूछ रहा है कि P के बारे में बताओ कि P का नेचर क्या होगा, क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्या वो सिमेट्रिक होगा, क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। तो मैं आपको रिलेशन चैप्टर में ना जाते जाते क्वेश्चन सिखाया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको, शायद जिनको याद होगा, जिन्होंने रिलेशन पढ़ रखा है मेरे से, उनको याद आ रहा होगा कि मैंने एक लास्ट में क्वेश्चन कराया था कि y - x = इंटीजर। ये क्वेश्चन वाला बोल रहा है आप इसको चेक करो कि इक्विवेलेंस है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले मैं रिवाइज करा देता हूं कि कैसे चेक कैसे करते हैं, इक्विवेलेंस, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो, नाम को पकड़ने की कोशिश करो। सिमेट्रिक, जिसमें जब अपन उल्टे साइड से चेक करते हैं ना, अपोजिट साइड से चेक करते हैं ना, वो रिलेशन सही हो जाए, ठीक है, सिमेट्रिक। ओके, नाम से पता करो सिमेट्रिक कब होगा, जब उल्टा भी करोगे तब भी वही होगा, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, खुद का खुद के साथ सही हो, ठीक है, खुद का खुद के साथ रिलेशन बैठ जाए, ठीक। और फिर मैंने आपको ट्रांजिटिव कब सिखाया था, ट्रांजिटिव में हमेशा थर्ड पार्टी को इंट्रोड्यूस करते हैं, थर्ड एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, और जब सारे लोग हो तब जाके बोलते हैं इक्विवेलेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी में चेक करते हैं सिमेट्रिक, ठीक है, सॉरी सिमेट्रिक बोल रहा हूं, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। और मैंने आपको क्या बोला था, रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ रिलेशन चेक करते हैं। मतलब अगर y - x = इंटीजर है, तो मेरे को चेक कर लेना होता है कि x - x अपने आप में इंटीजर है, तो x - x = 0 होगा, वो अपने आप में इंटीजर है, मतलब y की जगह x पुट करना होता है। अब इस रिलेशन में दो ही लोग हैं, a और b,
तो मेरे को सिंपल सा यहाँ पे बताओ ए की जगह क्या पुट करूं, बी पुट करूंगा खुद का खुद के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर माइनस में 4ab है, जिसकी जगह मेरे को ए स्क्वायर रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि बी की जगह आप ए रखोगे तो ए और ए की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस में यहाँ पे देखोगे तो 3a स्क्वायर हो गया। अब अगर आप इसको देखोगे तो 3a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर 4a स्क्वायर होता है, और 4a स्क्वायर माइनस में 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। बिल्कुल ये 0 हो रहा है, मैंने खुद का खुद के साथ रिलेशन बिल्कुल सेट बैठ रहा है, बिल्कुल फिट बैठ रहा है यहाँ पे। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये रिफ्लेक्सिव है फिर क्या चेक करेंगे, फिर चेक कर रहे हैं अपन यहाँ पे सिमेट्रिक, ठीक है। फिर सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं बताना मेरे को। सिमेट्रिक के टाइम में उल्टा देखते हैं कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीजर होगा। अब मैं इसको, ये क्वेश्चन को, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था ना, इसीलिए इसको लिंक करते हुए सिखा रहा हूँ। ये लास्ट में मैंने रिलेशन जब आपको पढ़ाया था ना, सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, चेक करो कौन सा रिलेशन है। तो y माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स रखा खुद का खुद के साथ, तो वो चेक हो गया रिफ्लेक्सिव। सिमेट्री के टाइम में इसको पलट देते हैं, y माइनस एक्स इज इक्वल टू इंटीजर, सामने वाला बोल रहा है तो मैं चेक कर लेता हूं x माइनस 1 क्या इंटीजर होगा। हाँ, तो y माइनस एक्स अपने आप में इंटीजर है, तो x माइनस वाई भी इंटीजर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा, लेकिन होगा तो इंटीजर ही ना। तो जस्ट इसमें पलटना है, कहने का मतलब a की जगह b को रख देना है। तो सिमेट्री के टाइम में क्या करते थे कि y माइनस एक्स है तो x माइनस वाई सोच लेते थे, ठीक है। तो सिमेट्री के टाइम में अगर आप यहां देखोगे ना तो a की जगह जस्ट आपको b रख देना है। तो यहां पे देखना है b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, माइनस 4ab वो तो बीच में, वो तो अपनी जगह बैठेगा, ठीक है। इसको दूसरे पेन से लिख लेता हूं। a की जगह मैंने b रख दिया, b स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, 4ab बीच में, वो अपनी जगह रहा है 4ab, प्लस में बी स्क्वायर की जगह मेरे को ए स्क्वायर रख देना, प्लस में 3a स्क्वायर। अब बताओ अगर ये रिलेशन इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस में 4ab प्लस में 3b स्क्वायर अपने आप में 0 है, तो ये पलट के 0 होगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नॉट इक्वल टू 0, तो इस सिमेट्री में मना कर दूंगा, ठीक है, कि ये 0 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये 0 होगा। इस टाइम तो y माइनस एक्स अगर इंटीजर है तो x माइनस वाई भी इंटीजर ही होगा, ये मेरे को पता था, तो मैंने बोल दिया ये सिमेट्रिक भी है। लेकिन इस वाले केस में a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस में 3b स्क्वायर 0 होगा। तो अगर पलटूंगा, मैंने पलटूंगा कहने का मतलब a की जगह b, यहां मैंने क्या किया, y की जगह x रखा और x की जगह y रखा। तो वैसे ही यहां पे रिलेट कर रहा हूं, a की जगह मैंने b रखा और b की जगह एग्जैक्टली मैंने a रख दिया, ठीक है। तो रिवाइज भी कर रहा हूं, रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ, ठीक है। मैंने जहां y है वहां मैंने x रख दिया, तब जाके x माइनस एक्स हुआ, और उसको मैं इंटीजर चेक कर रहा था। तो जहां यहाँ पे a था वहां मैंने b रख दिया, सॉरी, जहां जब b था a रखो या a की जगह b रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो लोग शामिल है, a और b, ठीक है। हालांकि यहाँ पे भी दो लोग शामिल थे, y और x, तो चाहे मैं y की जगह x रख के चेक करूं, x माइनस एक्स, या फिर x की जगह y रख के चेक करूं, y माइनस वाई, ठीक है। अच्छा, तीसरा पार्टी आ गया ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव में देखो हमेशा तीसरे पार्टी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब यहां बहुत सिंपल था, y माइनस एक्स मैंने z को इंट्रोड्यूस कर दिया, और मैंने बोला कि y माइनस एक्स है तो मैं एक z को इंट्रोड्यूस करता हूं, y माइनस z को बोलता हूं इंटीजर, ठीक है। और फिर मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाया था कि वो भी इंटीजर आ रहा था। लेकिन जब इक्वेशन थोड़ी सी मतलब अच्छी टाइप हो, a स्क्वायर माइनस 4ab प्लस में 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो अब किसी c को इंट्रोड्यूस ना करके ना a और b को एज्यूम कर लो। सुनना मेरा तरीका, ठीक है। आप हमेशा a और b को एज्यूम कर लो। फॉर एग्जांपल a और b को आप क्या एज्यूम कर सकते हो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, a और b की जगह क्या है आपको, रियल नंबर्स, ठीक है। तो रियल नंबर्स में कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, मैं 1 और 2 को एज्यूम कर लिया, ठीक है। और मैंने एक और तीसरा आदमी मान लिया, लेट सी, जो कि जिसकी जगह मैंने 3 बोल दिया, ठीक है। अच्छा, 1 और 2 कैसे एज्यूम किया आपने, आप इसको फिट करा के भी यहाँ पे देखोगे, ठीक है। अगर आपने 1 और 2 रखा, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे माइनस में 1 और 2 रखोगे तो 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे रखोगे b की जगह 2 तो ये हो गया 3 2 जा 6, और 6 प्लस इंटू 3 18 हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो तो 1 और 2 फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अगर मान लो एज्यूम वाला तरीका से आप नहीं सीख पा रहे हो, क्योंकि एज्यूम में आपको फिर वो 2 नंबर फिट कराने पड़ेंगे, तो उसमें तो आपको टाइम लग जाएगा सोचने में ही ना। तो अगर वो 2 नंबर आप सोच पा रहे हो, ठीक है, जैसे आप a की जगह कोई नंबर रखो और b की जगह कोई नंबर रखो और उसको फिट बैठा दो, फिर कोई तीसरा नंबर भी सोचो और उसको भी फिट बैठा दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल 1 और 2 मैंने एज्यूम किया, वो नहीं फिट बैठ रहा, क्योंकि मेरे को लगा यहाँ पे 3b है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3b स्क्वायर था, तो 1 और 2 फिट नहीं बैठ पा रहा। तो मेरे को 2 नंबर सोचना पड़ेगा। सबसे पहले मान लो 1 2 यहाँ पे फिट बैठ जाता, फिर मैं 2 3 को फिट बैठाता, वो भी फिट बैठ जाता। तो अगर 1 और 3 फिट बैठाता और वो फिट बैठ जाता, तब मैं बोलता ट्रांजिटिव रिलेशन है। नहीं समझ पाए, एक बार मैं बता देता हूँ एज्यूम करके कैसे करते, ठीक है। अगर मैं 1 और 2 को यहाँ पे फिट बैठाता इक्वेशन में, बिल्कुल फिट बैठता, ठीक है, माने इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आ जाती, ठीक है। फिर मैं 2, 3 को पुट करता, उससे भी मेरा फिट बैठेगा, क्योंकि ए बी में मैंने रिलेशन देखा, और फिर मैंने बी और सी, मैंने एक थर्ड पार्टी एज्यूम किया ट्रांजिटिव के लिए,
2 और 3 में रिलेशन फिट बैठ गया। फिर मैं अगर 1 और 3 रखूंगा ना, ए और सी रखूंगा ना, तो अगर वो रिलेशन फिट बैठा है तो ट्रांजिटिव, नहीं तो नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, आ रही है बात समझ में मेरी? अच्छा, अगर ये तरीका आप नहीं सोच पा रहे हो, 2 नंबर ही नहीं सोच पा रहे हो, तो फिर मेरा वाला तरीका जो मैंने आपको बोला था कि आप जेड को इंट्रोड्यूस करो, तो यहां पे आप सी को इंट्रोड्यूस करो। अगर यहां पे ए स्क्वायर माइनस में 4ab माइनस में 4ab प्लस में दिया हुआ है आपको 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो सामने वाला आपको ए और बी में रिलेशन दे रहा है। ठीक है, आप रिलेशन को बी और सी में बना दो, एक तीसरा पार्टी एज्यूम करो बी और सी। ठीक है, तो बी और सी में रिलेशन बनाना मैंने ए को हटाना और ए को हटा के सी स्क्वायर लाना है, सी रखना है, तो सी स्क्वायर माइनस में यहां पे देखोगे तो ए की जगह मेरे को सी रखना है, तो ये 4bc हो गया और ये अपने आप में कहीं प्लस में 3b स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 0। अब आपको रिलेशन बिठाना है ए और सी में। ए और बी में मैंने रिलेशन फाइंड आउट किया, वो क्वेश्चन वाला दिया था। सी मैंने खुद से एज्यूम किया, मैंने खुद से एज्यूम किया। ठीक है, और जहां जहां ए था उसकी जगह मैंने सी रख दिया, तो बी और सी में रिलेशन मैंने बोला इक्वल टू 0, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो मेरे को जो रिलेशन चेक करना है ना, वो ए और सी में, जो मैंने एज्यूम किया और पहला वाला ए और सी में। ठीक है, तो उसके लिए अपन इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन सीखा है ना मेरे से, ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन सीखा है ना रिलेशन का, अगर ये क्वेश्चन आप सी कहते तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, जस्ट आपको उसी का थोड़ा डिफिकल्ट वाला फॉर्म आप बोल सकते हो है, लेकिन बेसिक आपको यही वाला तरीका है जो मैंने इसमें सिखाया था। जैसे इसे चेक करना वैसे ही आपको यहाँ पे भी सीखोगे, यहाँ पे भी वैसे ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे तो कहीं आप इसको माइनस करोगे तो ये और ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही माइनस करोगे यहां से हो जाएगा आपको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, यहां से माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस का 4ab और ये हो जाएगा आपको प्लस का 4bc इज इक्वल टू 0। अब आपको ए और सी में रिलेशन देखना है, तो ए और सी को इधर रखो, बाकी सब लोग को उधर लेते जाओ। तो अगर मैंने यहां पे रखा तो ये लिखा मैंने ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, ये हो गया आपको 4ab माइनस का 4bc। ठीक है, अब ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 0 के इक्वल नहीं है, 4ab माइनस 4bc के इक्वल है। अगर 4ab माइनस 4ab रहता तो कैंसिल होकर 0 हो जाता, तो मैं बोलता हूं ए और सी में भी रिलेशन फिट है, लेकिन ये फिट नहीं है क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सिर्फ आपको एक ही हो गया रिफ्लेक्सिव, तो ऑप्शन नंबर आपको पी इज ओनली रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं है तो इक्विवेलेंस ऐसे ही नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंस कब होता है, जब सब होता है। तो क्या आपको कहानी समझ में आई कैसे कैसे करना है? एक बार रिवाइज करा देता हूं फिर से, रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ। ठीक है, मैंने ए की जगह आप बी को ही रख दो। ठीक है, ए की जगह मैंने यहाँ पे बी रख दिया, बी की जगह ए रख के वो चेक कर लो। ठीक है, सिमेट्री के टाइम में जस्ट इसको पलट देना है, मैंने जहां ए है वहां बी रख देना है, जहां बी है वहां ए रख देना है। यहाँ पे जैसे जहां एक्स था वहां मैंने वाई रख दिया और जहां वाई था मैंने वहां पे एक्स रख दिया। ठीक है, ट्रांजिटिव के टाइम में या तो आप एज्यूम करके कर सकते हो, वो 2 नंबर अगर सडन आपके दिमाग में आ गए तो ठीक है, नहीं आया तो फिर आपको तीसरा कैसे एज्यूम करना है, ऐसे कि आपने ए और बी में रिलेशन क्वेश्चन वाला दिया था, बी और सी में खुद से रिलेशन एज्यूम कर लेना कि ये रिलेशन फिट बैठ रहा है, इसको मैंने एज्यूम किया। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके ए और सी की रिलेशन लेके आनी है, और अगर वो फिट बैठ गया तो ट्रांजिटिव, नहीं तो नॉन ट्रांजिटिव। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया यहाँ पे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप देखो ये भी क्वेश्चन आपको रिलेशन का है जो लास्ट ईयर पूछा गया, तो 2-3 क्वेश्चन आपको रिलेशन के दिख जाएंगे और बहुत ही ईजी है। देखो आपको ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, जो आपको मैंने सिखाया ना नोट्स में एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन पूछा है, बस थोड़ा सा उसको आपको यहाँ पे चेंज कर दिया है और यहाँ पे आपको इक्वेशन को बस चेंज कर दिया है। ठीक है, और उसी में आपको थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला क्वेश्चन बोला है लेट ए बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ए अपने आप में इवन नेचुरल नंबर का सेट है। इवन नेचुरल नंबर एक बच्चे ने बोला सर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर 2 के बाद अगला 4 होता है। ठीक, और यहां से करते करते सर 8 से कम तक है, मतलब सबसे आखिरी वाला तो सर 6 खत्म, 2 4 और 6 इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, अच्छा, एंड बी बी दी सेट ऑफ प्राइम इंटीजर्स दैट आर लेस देन 7, तो बी भी अपने आप में लिख दिया जाएगा। प्राइम इंटीजर जो 7 से कम हो, कहीं 1 होता है क्या? हाँ, प्राइम इंटीजर्स 2, ठीक है, 3, ओके, 4 नहीं, प्राइम इंटीजर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 5, ओके, और 7 को तो रखना ही नहीं, वो क्वेश्चन वाला ही मना कर दे रहा है क्योंकि 7 से कम चाहिए उसको। ठीक है, द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये भी मैंने आपको सिखाया था, ए से बी तक का रिलेशन क्या हो जाएगा? 2 की पावर, और दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लाई। तो ऊपर वाले में कितने एलिमेंट हो रहे हैं? 3, इनटू में नीचे वाले में कितने एलिमेंट हो रहे हैं? 4, तो 2 की पावर कहीं आ गई आपको, अच्छा 1 तो होगा नहीं ना, प्राइम इंटीजर में 1 नहीं आएगा, 2 3 और 5 आएगा। 1 अपने आप में प्राइम नंबर नहीं माना जाता, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो इसमें भी 3 एलिमेंट और इसमें भी 3 एलिमेंट, तो 2 की पावर 9, 2 की पावर mn हो जाता है ना। अच्छा -1 भी करते थे, वो वाइड वाला अपन डिलीट करते थे, क्योंकि कोई भी रिलेशन में वाइड सेट होता है और नॉन वाइड सेट होता है, ठीक है। एक फाई वाला भी तो होता है ना। तो यहाँ पे टोटल बोला है, टोटल वाले में फाई को इंक्लूड करके बोलना है, तो फाई को इंक्लूड करना मैंने 2 की पावर 9। अगर नॉन वाइड बोलता, नॉन वाइड रिलेशन बोलता, मैंने फाई को हटा के तो फिर -1 कर देते, 2 की पावर 9 -1, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक और रिलेशन का ही क्वेश्चन है, देखो रिलेशन के 3-3 क्वेश्चन लगा के यहाँ बैठा हुआ है लास्ट ईयर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे फिर से सेम टू सेम वैसा ही टाइप क्वेश्चन, x माइनस वाई प्लस में √2 अपने आप में इरेशनल नंबर है, ओके। सेम टू सेम नोट्स वाला क्वेश्चन। मैंने बोला था x माइनस वाई इंटीजर है, ये बोल रहा है x माइनस वाई प्लस √2 अपने आप में इरेशनल नंबर है, वही चेक करना है आपको, ठीक है। क्या कर लोगे, x माइनस वाई प्लस में √2, सामने वाला बोल रहा है इरेशनल। आओ जल्दी से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो अब आप शायद एक्सपर्ट हो गए होंगे रिफ्लेक्सिव ये सभी चेक करने में। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, खुद के साथ, मैंने जहां एक्स है उसको भगाओ और वाई रख दो, तो वाई माइनस में वाई प्लस √2 कौन बोलेगा कि इरेशनल नंबर नहीं है। हाँ सर बिल्कुल इरेशनल, क्योंकि वाई से वाई डिलीट हो जाएगा, लेकिन जो √2 दुनिया में छोड़ेगा ना वो भी अपने आप में इरेशनल है, ठीक है। तो बिल्कुल रिफ्लेक्सिव है सर, ठीक है। अच्छा, अब अगर रिफ्लेक्सिव है तो फिर अगला चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्री में क्या करते हैं, पलट देते हैं, जहां एक्स है उसकी जगह वाई और जहां वाई है उसकी जगह एक्स, ठीक है। इस सब अगर आप नोट्स में लिख भी लोगे ना यहाँ पे, तो और आपके काम में आएगा जो डायलॉग्स है मेरे। सिमेट्री के टाइम में क्या करना है, एक्स की वाई रखना है, तो मैंने यहाँ पे वाई रखा, माइनस में एक्स रखा, प्लस में √2। अच्छा, कितने लोग बताएंगे यहाँ पे कि अगर एक्स माइनस वाई अपने आप में कुछ था जिसको मैंने √2 में जोड़ा तो वो इरेशनल नंबर था, ठीक है, वो अपने आप में इरेशनल नंबर था। तो अगर मैं इस पार्टी को पलट दूं तो चीजें नेगेटिव की तो होंगी ना। अगर ये अपने आप में मान जाओ 2 हो रहा था, ठीक है, तो अगर मैं इसको पलटूंगा तो कहीं ना कहीं -2 होगा, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा बोलेगा सर ये अपने आप में √2 भी तो हो सकता है ना, √2 प्लस में √2 अगर सर करूंगा तो ये कहीं 2√2 होगा, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन सर जिस दिन इसको पलटूंगा ये तो -√2 हो जाएगा, और -√2 प्लस में √2 सर ये तो 0 हो जाएगा। तो 0 जो होता है ना रेशनल होता है ना इरेशनल होता है, तो 0 को तो कंसीडर, 0 वाला केस ही कंसीडर नहीं करेंगे। इसलिए इसको √2 x माइनस वाई इज इक्वल टू √2 अगर हो रहा है तो वो -√2 हो रहा है, तो ये वाला केस कंसीडर ही नहीं करेंगे। इसलिए y माइनस एक्स को भी बोलेंगे, वो भी इरेशनल ही है। तभी अगर x माइनस वाई अपने आप में इरेशनल होगा, इरेशनल इरेशनल को जोड़ेंगे तब भी इरेशनल होता है, और रेशनल इरेशनल को जोड़ोगे तब भी इरेशनल ही होगा। तो ये रेशनल हो चाहे इरेशनल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इरेशनल बगल में बैठा हुआ है। अरे अगर आप रेशनल प्लस इरेशनल करो तब भी इरेशनल ही होगा, आप इरेशनल प्लस में इरेशनल करो तब भी इरेशनल ही होगा। तो कुछ भी कर लो ये होना है आपको इरेशनली, ठीक है। तो बिल्कुल ये सिमेट्री भी है, क्योंकि मैंने x की जगह y रखा, y की जगह x रखा, तब भी कहानी मेरी इरेशनल ही हो रही है, ठीक है। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, और यही थोड़ा सा फंसाता है आपको, ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के टाइम क्या बोला, एक जेड को लेके आएंगे, ठीक है। अब या तो आप जेड को लेके आओ या तो आप एज्यूम कर लो, ठीक है, 2 नंबर से जूम कर लो। तो अब सबसे पहले x माइनस वाई प्लस में √2 इज इक्वल टू इरेशनल नंबर सोचते हैं। आओ ये एज्यूम करके ही सोच लेते हैं, थोड़ा सा इस पे दिमाग लगाते हैं, एज्यूम करते हैं। जेड मान के तो आप कर लोगे ना, लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया ना, अब की बार एज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, जहां पे अगर आप देखोगे तो x की जगह फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसा रखो जिससे कि ये इरेशनल बना रहे, और y की जगह कुछ ऐसा रखो जिससे ये इरेशनल बना रहे, ठीक है, ओके। तो x की जगह कोई इरेशनल नंबर सोच लो, मैंने सेम टू सेम यही वाला सोच लिया, x इज इक्वल टू √2, ठीक है। और y की जगह कुछ भी सोच लो, 0 भी सोच सकते हो, 1 भी सोच सकते हो, 2 कुछ भी सोच सकते हो, 1 ही सोच लो, ठीक है। तो अगर आप इसको फिट बैठाओगे, x की जगह √2 रखते हो, माइनस में y की जगह 1 रखते हो, प्लस में √2 रखते हो, तो हर किसी को पता है √2 प्लस में √2 क्या हो जाएगा, 2√2। तो इट इज 2√2 माइनस में 1 बिल्कुल इरेशनल है, तो फिट बैठ रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक जेड सोचना है, ठीक है, एक जेड। अच्छा, इसमें इस वाले केस को तो मैं कंसिडर नहीं किया था, इस वाले केस को अगर आप इस वाले केस को कंसिडर करते हो ना, तो इस वाले केस में 0 हो जा रहा है, और 0 मैंने क्या बोला था, रेशनल में आएगा ना इरेशनल में आएगा, ठीक है। तो इसलिए जिस वाले केस में 0 आ गया, क्योंकि कल को अगर आप x माइनस वाई को घटाते हो, √2 भी आ सकता है घट के, लेकिन अब √2 और √2 को जब आप ऐड कर रहे हो तो 2√2 होगा। लेकिन अगर y माइनस एक्स को घटाते हो तो √2 ना होके -√2 होगा, और -√2 प्लस में √2 इज इक्वल टू 0 होता है, और 0 अभी अभी मैंने बोला इरेशनल नहीं होता, ठीक है। तो उस वाले केस में तो इरेशनल होगा ही नहीं, तो इसलिए सिमेट्रिक मना कर देंगे। ये केस मैंने समझाया, लेकिन फिर उसको यहाँ पे देखना भूल गया।
ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्री नहीं है। क्यों सिमेट्री नहीं है मैंने आपको समझा दिया। एक्स माइनस वाई जिस दिन रूट टू होगा, वाई माइनस एक्स अपने आप में माइनस रूट टू हो जाएगा, और माइनस रूट टू प्लस में रूट टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इसलिए सिमेट्री को भी मना कर दिया। अच्छा, अगर ये सिंगल करेक्ट है ना, तो फिर आपको एग्जाम में बैठ के, तो मैं सिखा रहा हूँ, एग्जाम में बैठ के चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट टिक मार दोगे रिफ्लेक्सिव पे। क्यों डायरेक्ट टिक मार दोगे? क्योंकि वन ही करेक्ट है ना। तो अगर सिमेट्रिक मना हो गया तो फिर इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, ठीक है, इसलिए रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सिंगल करेक्ट है। अगर सिमेट्री भी हो जाता फिर ट्रांजिटिव चेक करते, क्योंकि कल को ट्रांजिटिव हो जाता तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन में इक्विवेलेंस सही होता, तो ट्रांजिटिव चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी चलो चेक कर लेता हूं, ठीक है। ये इरेशनल हुआ। अब कोई जेड एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से 3 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक, सॉरी 2, 1 के बाद 2 है, 2 इजी होगा, 2 एज्यूम कर लेते हैं, 3 भी कर सकते हो, 2 मैंने कर लिया, ठीक है। और एक्स और जेड में रिलेशन फिट कराते हैं। अगर एक्स और जेड में रिलेशन फिट कराएंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस में वाई की जगह जेड लिखेंगे, ठीक है, सॉरी वाई और जेड में करते हैं ना, एक्स और जेड में नहीं, वाई और जेड में। तो वाई और जेड में करेंगे तो एक्स के जेड लिखेंगे, मैंने जेड माइनस वाई प्लस में रूट टू अपने आप में इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने इरेशनल ये एज्यूम कर लिया, ये हमेशा एज्यूम करना होता है, ठीक है। एक्स और वाई में रिलेशन क्वेश्चन वाला दिया, ट्रांजिटिव थोड़ा ध्यान से समझना। वाई और जेड में रिलेशन खुद मैंने एज्यूम कर लिया, जहां पे जेड की जगह मैं बोल रहा हूं 2, वाई की जगह मैं बोल रहा हूं 1 प्लस में रूट टू, ठीक है। तो क्या 2 माइनस 1 रूट टू प्लस में 1 अपने आप में इरेशनल होता है? हाँ, वो मैंने एज्यूम भी कर लिया था कि हाँ बिल्कुल फिट बैठ रहा है, ठीक है। अब मेरे को एक्स और जेड में सोच जाना है, एक्स और जेड में रिलेशन फिट कराना है, ठीक है। तो एक्स और जेड में रिलेशन कैसे फिट कराओगे? सॉल्व करके दोनों को, ठीक है। तो एक रिलेशन ये था, एक रिलेशन ये था, ठीक है। तो एक्स माइनस में वाई प्लस में रूट टू, अच्छा इससे बढ़िया होगा कि आप पुट ही कर दो ना, क्योंकि आप एज्यूम किया ना, तो आप पुट भी कर सकते हो। तो मैंने लिखा यहाँ पे x माइनस में y की जगह z लिख देता हूँ, z प्लस में रूट टू, ओके। तो x की जगह क्या रखना था? रूट टू, ओके। माइनस में z की जगह क्या रखना था? 2, और प्लस में यहाँ पे क्या हो गया? रूट टू कहीं ऐड होके 2 रूट टू होगा, ठीक है। रूट टू और रूट टू अपने आप में ऐड होके 2 रूट टू हुआ, लेकिन जिस दिन z तो अपने आप में मैंने एज्यूम किया ना 2, लेकिन z किसी दिन 2 रूट टू भी हो सकता है। अब जिस दिन 2 रूट टू होगा, 2 रूट टू घट के 0 हो जाएगा, वो अपने आप में इरेशनल नहीं होता। अरे अगर मैं z को 2 ना एज्यूम करके 2 रूट टू एज्यूम करता हूं, सोचो, तो अगर यहां पे z की जगह मैं 2 रूट टू लिखता हूं, 2 रूट टू, तो 2 रूट टू प्लस में रूट टू माइनस में 1 अभी भी इरेशनल होगा। अरे 2 रूट टू माइनस में 1 प्लस में रूट टू अभी भी इरेशनल होगा, लेकिन जिस दिन z यहां पे पड़ेगा 2 रूट टू माइनस में 2 रूट टू इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये एज्यूम करके थोड़ा सा इसमें परेशानी आपको हो सकता है, लेकिन एज्यूम वाला तरीका भी ना सीख जाना। कई बार आपको ये भी काम में आ जाता है, जिस टाइम आप सॉल्व वो नहीं कर पा रहे हो ना, फंस जा रहे हो ना, उस टाइम एज्यूम करके भी निकलना होता है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये आपको नहीं समझ में आया, तो मेरा वाला सिंपल तरीका, आपको क्या करना है, एक्स माइनस वाई प्लस में रूट टू क्वेश्चन वाला दिया हुआ है, ठीक है, और बोल रहा है कि ये इरेशनल नंबर है, ओके। वो रिलेशन दिया हुआ एक्स और वाई में, आप रिलेशन ढूंढो वाई और जेड में, एज्यूम कर लो, ये आपको एज्यूम करना होगा, ठीक है। आप वाई और जेड में जूम करना, मतलब जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है ना, उसकी जगह जेड रख दो। आपकी दुनिया में केवल वाई और जेड ही है, अब एक्स है ही नहीं, ठीक है। तो एक्स की जगह मैंने जेड रख दिया, वाई की जगह मैं वाई रखूंगा प्लस में रूट टू, इसको मैं बोल रहा हूं कि ये इरेशनल है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब इसको सॉल्व करोगे तो कहीं माइनस कर रहे होगे, तो माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखो ये कितना सिंपल है। अब देखो वाई से वाई डिलीट हो गया, लेकिन रूट टू से रूट टू भी डिलीट हो गया, और कहीं ना कहीं यहाँ पे x माइनस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, और 0 अपने आप में इरेशनल नहीं होता है। वही बात तो यहाँ पे भी सिखाया ना कि 0 आ रहा था और 0 अपने आप में इरेशनल नहीं था, तो ये अपने आप में कहीं ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी मना कर दिया, ठीक है। सिमेट्रिक भी मना कर दिया, तो इक्विवेलेंस अपने आप मना हो जाएगा। तो देखो रिलेशन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं, लॉगरिथम। लॉगरिथम का क्वेश्चन देखते हैं। अब लॉगरिथम के देखो एक क्वेश्चन मैंने बोला था कई बार आपके एग्जाम में दिखेगा एक क्वेश्चन, लेकिन इसका जो इंपॉर्टेंस है ना, ये बाकी सभी चैप्टर्स में आपको दिखेगा, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर्स में आपको लॉगरिथम का यूज दिखेगा ही दिखेगा। लॉगरिथम और इनइक्वालिटी बेसिक चैप्टर है, बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। चले इसके क्वेश्चन को देखते हैं कि लास्ट ईयर कौन सा क्वेश्चन पूछा था। लॉगरिथम के क्वेश्चन को एक बार आप खुद से लिख लेना, ठीक है। तब आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर इंटू में दिया हुआ है लॉग बेस में x और 27, ठीक है, और इंटू में यहां पे दिया हुआ है लॉग x और बेस में शायद 9 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ इज इक्वल टू x प्लस 4, और x की वैल्यू आपसे मांगी है, ठीक है। अच्छा लॉगरिथम का क्वेश्चन है, सब उसके
थ्योरम पे ही सॉल्व होता है। मैंने कहने का मतलब जो रूल्स होता है ना लॉगरिथम का, उसी पे सॉल्व होता है। मल्टीप्लाई में दिया हुआ प्लस में कर सकते हैं, प्लस में दिया हुआ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं, जब माइनस में दिया हुआ लॉग, तो जो उसकी प्रॉपर्टीज होती है ना लॉगरिथम के, उसी पे सॉल्व होता है। ठीक है। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे दिखा कि एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग 27, तो सर ये दिखाने के लिए लिखा हुआ है। कैसे दिखाने के लिए लिखा हुआ है? मैं सर इसकी जगह 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। ठीक है। और यहां पे एक्स, ये मैंने एक्स लिखा है। ठीक। अच्छा, इनटू में सर यहां पे मैं लॉग एक्स 9 की जगह मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4। ठीक है। अच्छा, एक बच्चे ने बोला कि सर यहां तक ठीक है, लेकिन यहां पे मैं एक्स स्क्वायर इंटू में लॉग, जैसे यहां पे 3 की पावर 3 लिखूंगा, ये 3 जंप करके आगे आ जाएगा। अरे पावर जंप करके लॉगरिथम में आगे आ जाता है ना, मालिक की टोपी आगे गिर जाती है। ठीक है। तो 3 की पावर 3, अच्छा तो ये बच गया अपने आप में 3 बेस में एक्स। ओके। इनटू में यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा लॉग, अच्छा ये नौकर की टोपी है, जब भी गिरेगी तो उल्टी गिरेगी, तो ये 3/2 लिखा हुआ है। ठीक है। अरे 2 पावर अगर सामने आएगा तो 1/2 पलट के आएगा। ये मैंने लॉगरिथम में आपको सिखाया था। ठीक है। तो ये अपने आप में कहीं x और 3 दिखेगा, इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4। ठीक है। अच्छा, कितने लोग यहां पे दिखा कि log 3x और log x3 अपने आप में कैंसिल हो जाएगा? कैसे 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 सर, कैसे कैसे, समझ नहीं आया। अरे ये लिखा है आपको log 3x, और अगर आप इसको पलटोगे ना तो ये अपने आप में क्या लिखा है 3/2 एक्स स्क्वायर इंटू में log 3 बेस में x, और अगर आप इसको पलटोगे तो ये लिखेगा log, और ये दोनों मालिक और नौकर पलट जाते हैं। अरे जब भी लॉगरिथम को आप पलटोगे तो मालिक और नौकर स्वाइप हो जाते हैं, मैंने बेस चेंज थ्योरम में सिखाया था। तो ये जो x बेस 3 दिख रहा है, ये हो जाएगा 3 बेस x इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तब जाके आपको समझ में आएगा ये पार्ट ये तो खत्म हो गई, लॉग ही दुनिया से खत्म हो गया। तो ये लिखा है आपको 3/2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस में 4। तब जाके आप कहीं 2 की मल्टीप्लाई उधर करोगे तो ये लिखोगे 3x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। यही लिख रहे होगा ना, 3x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ओके ओके ओके, ठीक है। अब 2 नंबर जल्दी से क्वाड्रेटिक हो गया, 2 नंबर जल्दी सोचो। मल्टीप्लाई करने पे आपको कहीं 24 और माइनस करने पे 2, 6 और 4 होता है क्या? हाँ। तो इसको मैंने लिखा है यहाँ पे 3x स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे लिखा 6x, प्लस में 4x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तब जाके आपको समझ में आएगा कि 3x को अगर मैं कॉमन लूं तो यहां से हो जाएगा x माइनस में 2, और यहां से अगर 4 को कॉमन लूं तो हो जाएगा x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। तो जो दो डब्बे बने ना मेरे पास, वो बना 3x माइनस में, सॉरी 3x प्लस में 4, माइनस बोल रहा हूं, प्लस में 4। ओके। और दूसरा डब्बा जो बना वो मेरा बना x माइनस 2 का, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखोगे तो x की 2 वैल्यू होगी। एक हो जाएगा आपको x इज इक्वल टू -4/3, या फिर दूसरा x का वैल्यू हो जाएगा 2। अब बच्चा कौन सा ऑप्शन चूज करे, क्योंकि तो दोनों ऑप्शन शायद क्वेश्चन में दिया, -4/3 भी और 2 भी। कौन सा ऑप्शन चूज करूं, सोच के बताना जल्दी से। ठीक है। तब जाके एक बच्चा सोचेगा कि x आखिर में था कौन, x था कौन, जिसकी वैल्यू पता कर रहे थे वो था कौन। तो x मेरा कहीं लॉगरिथम का पार्ट था, x मेरा लॉगरिथम के अंदर था। और देखो log x था ये, और log में अगर जो x है ना वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अरे लॉग के आसपास जो लोग होते हैं, लोगों के आसपास हमेशा पॉजिटिव लोग पसंद होते हैं, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते। डायलॉग सब लॉगरिथम में सिखा रखा है। इसीलिए x माइनस 4/3 आएगा, और इसको मैं मना कर दूंगा, बोलूंगा तू लॉग के पास था x और तू नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए -4/3 को भगा दिया और 2 को एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि वो पॉजिटिव था। ठीक है। तो ये सभी चीजें भी देखनी होती हैं। तो 2 को यहाँ पे एक्सेप्ट किया, मैंने ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट बोल दिया। तो देखो लॉगरिथम का कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊं। चले अगला चैप्टर, लॉगरिथम का एक ही क्वेश्चन पूछा था। अगला चैप्टर है आपको सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है। चले ध्यान से देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन। आपको पढ़ के लगेगा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसके फॉर्मूले को लिखोगे ना, तो बहुत आपको इजी लगेगा। इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे अभी मैं आपको दिखा दूंगा। चले, तो इसके एक एक लाइन को थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके क्वेश्चन के बोला सबसे पहले एपी और जीपी दोनों की बात हो रही है, एक साथ बात हो रही है दोनों की। ठीक है। ओके। हाँ। ओके। तो यहां पे मैं पढ़ता हूं, एक बार क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना। बोला कि एपी और जीपी, सबसे पहले एपी और जीपी में पॉजिटिव टर्म्स है, नेगेटिव नहीं है। ठीक है। फिर कहीं बोला हुआ है आपको कि विद द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन बीइंग इक्वल। ठीक है। फिर बोला एन और बीएन बी द nth टर्म ऑफ एपी एंड जीपी। देन आपको एन और बीएन में बताना है कौन छोटा है कौन बड़ा है। अच्छा, अभी मैं क्वेश्चन जो बात कर रहे हैं जस्ट उसी को लेके चल रहा हूं।
ठीक है, अभी जो क्वेश्चन बोल रहा है मैं जस्ट उसी को लेके चल रहा हूं। क्वेश्चन वाले ने बोला है कि सबसे पहले आपको एक एपी सोचनी है पॉजिटिव टर्म्स वाली, ठीक है, जिसके टर्म्स को आपको A1 A2 A3 ऐसे करते हुए AN तक जूम कर लेना है, ठीक है। अच्छा, फिर आपको एक जीपी भी सोच जानी है। कैसे सर एपी और जीपी? जीपी भी क्यों सोचनी है? क्योंकि एपी और जीपी दोनों की बात कर रहा है ना, और बोल रहा है एएन और बीएन इसके nth टर्म है। तो अगर एएन एपी का nth टर्म है तो इसके बाकी के टर्म्स A1 A2 A3 ऐसे ही जूम किए जाएंगे। और अगर बीएन अपने आप में जीपी का nth टर्म है, मैंने लास्ट वाला टर्म है, तो इसके फर्स्ट सेकंड टर्म ऐसे B1 B2 B3 ऐसे जूम किए जाएंगे। तो मैंने इसको जूम कर लिया B1 B2 B3 ऐसे जूम कर लिया, ठीक है, और लास्ट वाले टर्म को बोल दिया बीएन। सामने वाला आपसे इन दोनों के बारे में जानना चाह रहा है, एएन और बीएन के बारे में, कि आप एएन और बीएन के ऊपर ध्यान दे दो। मेरे को एएन और बीएन बताओ मत, एएन और बीएन में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये बताओ मेरे को, लेकिन उसके लिए एएन को और बीएन को दुनिया में लाना तो पड़ेगा ना, तब तो मैं कंपैरिजन कर पाऊंगा ना। तो अभी मेरे हाथों में क्या है? अभी मेरे हाथों में क्वेश्चन वाले ने एक बात बोली है, उस पर ध्यान देना है बिल्कुल, ठीक है। उसने बोला हुआ है कि भैया पॉजिटिव टर्म विद द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन बीइंग इक्वल, माने पहला टर्म और दूसरा टर्म दोनों का बराबर है। तो सर आप यहाँ पे A1 और B1 मत जूम करो, इसको भी आप A1 ही बोल दो, या फिर एक काम करो दोनों को A ही बोल दो, आप इसको भी A बोल दो और इसको भी A बोल दो। और क्वेश्चन वाला ये बात भी बोल रहा है कि ये दोनों टर्म भी इक्वल है, माने A2 और B2 भी अपने आप में इक्वल है। अच्छा, ये बोल रहा है A2 और B2 अपने आप में इक्वल है? हाँ, A2 और B2 अपने आप में इक्वल है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है, ठीक है। तो मैंने जल्दी से A2 इज इक्वल टू B2 कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपको पता है अगर AP है तो D निकालना बहुत जरूरी होता है, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इसके बिना कुछ काम ही नहीं चल पाएगा। और अगर आप जीपी की बात करो तो जीपी के लिए आर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जल्दी से बताओ, अगर आप A2 की बात करोगे तो A2 क्या होगा? पहला टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं इसको बोलूं पहला टर्म प्लस में कॉमन डिफरेंस मैंने A प्लस डी। और अगर आप B2 की बात करोगे तो जीपी का दूसरा टर्म क्या होगा जिसका कॉमन डिफरेंस को आपने आर बोल दिया, ठीक है, A इंटू आर, ठीक है। अच्छा, A इंटू आर ही क्यों एज्यूम किया सर? B1 इंटू आर क्यों नहीं एज्यूम किया? क्योंकि आप ही के क्वेश्चन वाले ने बोला कि पहला टर्म भी इक्वल है, इसलिए मैं इसके पहले टर्म को भी ए बोला और इसके पहले टर्म को भी ए बोला। कितने लोगों को दिखा कि यहां से सर डी पता चल गया? अगर यहां से डी पता चल गया तो डी कहीं सर ए आर माइनस में ए होगा, फिर मैं ए को कॉमन लेते ही आर माइनस वन बोल दूंगा। तो डी मेरा ये आ गया सर। डी जैसे ही निकला ना, डी इज इक्वल टू ए आर माइनस वन, मैं थोड़ा सा आर के ऊपर भी ध्यान लेने, ठीक है। डी आर के ऊपर मैंने ध्यान कैसे देने लगा कि मेरे को पता चला डी इज इक्वल टू ए आर माइनस वन, आर के ऊपर भी ध्यान ऐसे देना क्यों करना कंपेरिजन ही है। मैंने देखा ये डी और आर अपने आप में ना लीनियरली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, लीनियर रिलेशन में है, ठीक है। माने अगर डी आर बढ़ेगा ना तो डी भी बढ़ेगा लीनियरली। अच्छा, इस पे बात नहीं करते, चलो आगे। मैंने डी निकाल लिया। डी क्यों निकाला सर? डी आपको सपना थोड़ी है निकालना है, क्यों डी निकाला? सबसे पहले तो A2 इज इक्वल टू B2 क्वेश्चन वाला बोला, वो मैंने कर दिया। तो A2 इज इक्वल टू BT का मतलब होता है A प्लस में D इज इक्वल टू AR। फिर मैं D इसलिए निकाला क्योंकि भैया AP की बात हो रही है तो D निकालना पड़ेगा, GP के लिए R निकालना पड़ेगा। तो अब दोनों में से कोई एक निकाल दो, या तो D निकालो या तो R निकालो। मैंने D निकाल दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ AN बताओ आप मेरे को, AN क्या होता है? AP का सबसे लास्ट टर्म क्या होता है? AN। एक बच्चा बोलेगा सर AN होता है A प्लस में N माइनस वन इंटू डी। A प्लस में N माइनस वन इंटू डी, हाँ सर यही होता है A प्लस N माइनस, जिसमें से सर आप अभी अभी A की जगह तो आप A ही लिखोगे और D आप निकाल के आ रहे हो, दैट इज आपको A इंटू में R माइनस वन, ये तो सर आप निकाल के आ रहे हो, ठीक है। अच्छा सर जीपी का लास्ट वाला टर्म क्या होता है ये भी लिख ही लो, चलो इसी हाथ में लगे हाथ, जीपी का भी लास्ट टर्म लिख लेते हैं बीएन, क्योंकि कंपैरिजन तो एआर और बीएन का ही करना है ना। तो एएन मैंने लिख दिया, बीएन भी लिखते हैं। बीएन क्या हो जाता है? ए इंटू में आर की पावर एन माइनस, तो आर की पावर एन माइनस में वन, ठीक है। अब एक बार आपके सामने मैं फिर से दूसरे स्लाइड में एन और बीएन को लिखता हूं, आप सोचना है यहाँ पे कि कैसे कंपैरिजन करेंगे। मैं एन को लिखता हूं ए प्लस में, फिर से लिखता हूं ए इंटू में एन माइनस में वन इंटू में आर माइनस वन, ठीक है। बीएन को लिखता हूं ए प्लस में, सॉरी ए प्लस नहीं, ए इंटू आर, ए इंटू में आर की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर आप देखोगे तो आर माइनस वन, एन माइनस वन यहां पे भी है और एन माइनस वन यहां पे भी है, लेकिन यहां आर के माथे पे एन माइनस वन है, मैं डिग्री में है, और यहां एन माइनस वन आर माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो जैसे जैसे n बढ़ेगा, क्योंकि an बने क्या सबसे लास्ट वाला टर्म,
जैसे जैसे n बढ़ेगा, सोच के बताओ, an बढ़ेगा लेकिन लीनियरली बढ़ेगा। यही मैंने आपको बोला कि आप दोनों में रिलेशन ऑफ सोचो, क्योंकि आपको an और bn निकालना नहीं है, कंपैरिजन भी करना है। तो सोचो r तो फिक्स होगा ना, अरे r और d तो अपना फिक्स है, तो r यहां पे भी r यहां पे भी है, n-1 बढ़ेगा क्योंकि n बढ़ेगा। अरे n बढ़ेगा ना, an मैंने लास्ट टर्म मैंने n बढ़ता बढ़ता गया, सबसे लास्ट तक गया, ठीक है। तो अगर कल को n बढ़ेगा तो यहां पे n-1 बढ़ेगा लेकिन लीनियरली बढ़ेगा, लेकिन यहां पे n-1 बढ़ेगा ना तो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और आपको पता है कोई चीज लीनियरली बढ़े, मैंने 2 में 2 की मल्टीप्लाई करना 4 होता है, 2 का स्क्वायर भी अलग ही 4 ही होता है, लेकिन 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो वो 6 ही होता है, लेकिन 2 की पावर 3 कर दो ना तो वो 8 हो जाता है। मतलब जितना आप लीनियरली बढ़ा रहे हो उतना ही अगर आप एक्सपोनेंशियल बढ़ाओगे तो एक्सपोनेंशियल ज्यादा बढ़ता है। आ रही कहानी समझ में? तो जहां उसमें n-1 लीनियरली बढ़ रहा है क्योंकि n बढ़ रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ता जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म मैंने तीसरे टर्म की बात करूँ तो n3 होगा, लास्ट टर्म की बात करूँ तो n मान जो 15 होगा, तो आप वहां पे 15 माइनस मैंने 14 लीनियरली बढ़ा रहे हो और यहाँ पे 14 आप एक्सपोनेंशियली बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला जाएगा कि अगर ये एक्सपोनेंशियल बढ़ रहा है तो bn कहीं अपने आप में बड़ा होगा और an अपने आप में छोटा होगा, ठीक है। तो जो रिलेशन हो गया दैट इज आपको bn, अच्छा, और n देखो n ग्रेटर देन 2 की भी बात हो रही है, माने पॉजिटिव की बात हो रही है, ये नहीं कि नेगेटिव है, ठीक है, सॉरी एक की बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि अगर आप एक की बात करोगे तो 1 - 6 0 हो जाएगा, ठीक है, तो एक की बात ही नहीं हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, bn बड़ा, माने बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन से क्या सीखा, क्वेश्चन कैसे करना है, एग्जाम में बैठे के क्वेश्चन कैसे करना है, जो सामने वाला क्वेश्चन में बोलेगा मैं जस्ट उसी का यूज करूंगा सबसे पहले। वो बोला a2 = b2, मैं यूज कर लिया, और मेरे को पता है अगर एपी और जीपी की बात हो रही है तो डी और आर निकालना पड़ेगा, और चूंकि कंपैरिजन करना है तो या तो मैं डी निकाल लूं या तो मैं आर निकाल दूं, मैं आर निकाल के भी कंपैरिजन कर लेता डी के टर्म्स में, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, ये r+1 है, आई नहीं है, ओके। बोला है कि इफ फॉर द सीरीज a1 a2 a3 ar माइनस ar प्लस में 1 बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो विथ ar इंटू ar प्लस 1, देन आपसे पूछा कि ये सीरीज किस में होगी, ठीक है, अच्छा, देन ये सीरीज किस में होगी, ठीक। रुको, बोला कि a1 a2 a3 यहां से लेते हुए कहां तक जाना है, an तक ही जाना होगा, लास्ट टर्म हालांकि नहीं बोला है, ठीक है। इसकी एक खास बात है, क्या खास बात है सर, खास बात यह है कि ar AR माइनस में AR प्लस 1, थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, AR माइनस में AR प्लस में 1 अपॉन में AR इंटू AR प्लस 1, ठीक है, हाँ वही चीज है, इंटू में AR इंटू AR प्लस 1 अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू बियर कर रहा है, मैंने के, इसकी रेशियो कांस्टेंट है, के एज्यूम कर लिया मैंने के, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे तो अगर ये मल्टीप्लाई में तो इसके नीचे भी होगा इसके नीचे भी होगा, अच्छा जिस दिन ये इसके नीचे जाएगा AR और AR खत्म हो जाएगा, ये अपने आप हो जाएगा 1 अपॉन में AR प्लस में 1, सोच के, ठीक है। कितने लोगों को दिख भी गया होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। और अगर आप माइनस करोगे इसके नीचे फेंकोगे तो AR प्लस में 1 AR प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 अपॉन में AR इज इक्वल टू के, ठीक है। कितने लोगों को दिख रहा है कि ये सेकेंड टर्म है, अरे AR प्लस 1 आपने ए में एक बढ़ा रहे हो तो ये सेकेंड टर्म है, और ये फर्स्ट टर्म है, ये लिखा हुआ है सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो है ना वो कांस्टेंट है। अब बताओ कौन सी सीरीज होती है जिसमें लास्ट टू टर्म में किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, सर एपी। अब बच्चा जल्दी से एपी पे टिक मार देगा कि एपी है, लेकिन रुको रुको रुको, टर्म कौन सा, टर्म सर 1 अपॉन में AR प्लस 1 माइनस 1 अपॉन AR दिया, तो जो मेरे पास टर्म है ना, जो एपी के टर्म है वो है आपको सर 1 अपॉन में AR प्लस 1 और 1 अपॉन में AR, ये सर मेरा एपी में है। लेकिन सामने वाला इसका उल्टा सीरीज का नहीं पूछ रहा, सीधा सीरीज का पूछ रहा है, A1 A2 A3 बताओ मेरे को। तो अगर आप इसको पलटोगे, मैंने AR प्लस में 1 और AR बताओगे किस में है, तो वो बताओगे आप HP में है, ठीक है। तो इसलिए जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज आपको HP। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अरे मैंने ये पता किया कि दो टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट कब होता है, एपी में, लेकिन टर्म कौन से हैं, ये एक मेरा टर्म है और ये मेरा टर्म है, 1 अपॉन में AR प्लस 1 और 1 अपॉन में AR अपने आप में एपी में है। तो जब इनको पलटोगे, क्योंकि सामने वाला इनका पलटने वाला पूछ रहा है, ये पूछ रहा है A1 A2 A3 पूछ रहा है, वो आपसे 1 अपॉन A1 1 अपॉन में A2 1 अपॉन में A3 का रिलेशन नहीं पूछ रहा, वो आपसे A1 A2 A3 का रिलेशन पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका रिलेशन कहीं अपने आप में HP होगा,
ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखो बच्चा देख के ही डर जाएगा, एग्जाम में बैठेगा स्किप ही करेगा। ठीक है, तो देखो स्किप नहीं करना, कभी भी थोड़ा दिमाग भी लगाना कि ऐसे क्वेश्चन ना कभी भी सिंपल भी होते हैं। सामने वाला आपसे बोल रहा है कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन एपी में है, ठीक है, जिनका कॉमन डिफरेंस थीटा है। अब अगर सर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का कॉमन डिफरेंस थीटा है ना, मतलब सर जहां मैं अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 लिखूंगा मैं दुनिया को थीटा बोल दूंगा, और जहां मैं सर अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 देखूंगा वहां भी थीटा ही बोलूंगा, क्योंकि किसी भी दो सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस ही कॉमन डिफरेंस होता है। तो अल्फा 4 माइनस अल्फा 3 भी थीटा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला पहले लाइन से मेरे को जानकारी दे दिया। ठीक है, फिर बोला देन सम ऑफ द सीरीज दिस इज इक्वल टू दिस, के की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले इस सीरीज को लिखते हैं। क्या सीरीज है? सेक अल्फा 1 इंटू सेक अल्फा 2। ठीक है, यही है। ठीक है, प्लस में सेक अल्फा 2 इंटू में सेक अल्फा 3, ठीक, से लेकर सेक अल्फा एन माइनस 1, सेक अल्फा एन माइनस 1 इंटू में सेक अल्फा एन, ये दिया हुआ है। ठीक है, अरे आपको समझ में? ओके, ये सीरीज दी हुई है। अब बच्चा थोड़ा ऑप्शन को भी चेक करेगा। अब ऑप्शन को जैसे चेक करेगा, इसमें साइन और कॉस भी उसको दिखेगा। तो आपको पता है किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक तरीका मैं सिखाता हूं कि जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो साइन और कॉस में खेलो। ठीक है, कितने लोगों को पता है सेक अल्फा 1 को लिख सकता हूं 1 अपॉन में कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2। सोच गया, मैं जस्ट कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसको आप देखोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस अल्फा 3 इंटू कॉस अल्फा 2। ऐसे ही लास्ट वाले को देखोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस अल्फा एन इंटू में कॉस अल्फा एन माइनस 1, यही हो जाएगा ना। ठीक है, अच्छा थीटा को कैसे इंट्रोड्यूस करूं? अब मुझे दिमाग लग रहा है थीटा को कैसे इंट्रोड्यूस करूं। ठीक, तो अब यहां पे मैं एक चालाकी करूंगा। क्या चालाकी करूंगा? मैं साइन थीटा की मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं। अब फिर से बच्चा बोलेगा सर सपना आया क्या साइन थीटा की मल्टीप्लाई? नहीं, साइन थीटा की मल्टीप्लाई मेरे को सपना नहीं है, मेरे को अल्फा 1 और अल्फा 2 नेगेटिव प्रोडक्ट में दिखा। अब आपको पता है कॉस ए इंटू कॉस बी कहां दिखता है? कहीं साइन ए माइनस बी में। अरे साइन ए माइनस, ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आपका ये फॉर्मूला सब दिखना चाहिए। साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में साइन ए इंटू सॉरी हाँ, साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में ये प्रोडक्ट वाला चीज दिखता है। इसे मेरे को साइन ए माइनस बी बनाना होगा, और साइन ए माइनस बी माने इनका ही अल्फा 2 और अल्फा 1 का ही, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 बनाना होगा। और साइन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 तो अभी भी देखा कहीं थीटा है, इसीलिए मैंने बोला आप साइन थीटा की मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। अगर आप ऊपर साइन थीटा सब में मल्टीप्लाई करोगे तो 1 अपॉन साइन थीटा कहीं साइड में लिख दोगे। ठीक है, और हर जगह मैं साइन थीटा की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वो मैंने यहां दिखा दिया 1 अपॉन साइन थीटा, लेकिन यहां सोचूंगा साइन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। क्यों? क्योंकि थीटा की जगह आप ही तो बोलो, थीटा की जगह अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 लिखूंगा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ठीक है, अच्छा नीचे देखूंगा तो ये लिखा है कॉस अल्फा 1 इंटू कॉस अल्फा 2। ठीक है, प्लस में यहां कितने लोगों को समझ में है, यहां लिखूंगा साइन थीटा नहीं लिखूंगा, लिखूंगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 2। सोच गया क्या? क्यों? क्योंकि जैसा नीचे मेरे को वैसा ही ऊपर सोचना है डिफरेंस में। और आपको पता है थीटा माने किसी भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, तो अल्फा 3 अल्फा 2 हो गया मेरे लिए आज के दिन। ठीक है, तो कॉस अल्फा 3 इंटू कॉस अल्फा 2। कितने लोगों को समझ में है कि सर लास्ट वाले को जब लिखूंगा ना तो वो लिखूंगा साइन अल्फा एन माइनस में अल्फा एन माइनस 1। ठीक है, अच्छा और नीचे लिख दूंगा सर कॉस अल्फा एन इंटू में कॉस अल्फा एन माइनस 1। अब जिस दिन के लिए चालाकी किया वो काम कर लेता हूं, ये आपको दिख तो रहा है ना। हाँ, अब जिस दिन के लिए चालाकी किया वो काम कर लेता हूँ। ये किस दिन के लिए चालाकी किया? ताकि मैं साइन अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 को फॉर्मूला वाइज लिख दूं। ठीक है, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा तो सामने लिखा जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको पता है साइन अल्फा 2 माइनस साइन अल्फा 1 क्या हो जाएगा? साइन अल्फा 2 इंटू कॉस अल्फा 1, और माइनस का अपनी जगह माइनस ही होगा। ठीक है, और फिर आपको पता है लिखा जाएगा कॉस अल्फा 2 इंटू कॉस साइन अल्फा 1। ठीक है, साइन अल्फा 1। ठीक, और नीचे आपको चल रहा है जो सामान, दैट इज आपको कॉस अल्फा 2 इंटू कॉस अल्फा 1। ठीक है, अच्छा प्लस में यहां पे देखोगे तो यहां पे भी कहीं ना कहीं सेम टू सेम बात चलेगा। यहां पे लिखा जाएगा आपको साइन अल्फा 3 इंटू कॉस अल्फा 2, और प्लस में फिर आपको जो यहां पे होता है कॉस और साइन में स्वाइप हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा आपको कॉस, हम प्लस नहीं बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस, ओके, यहां पे हो जाएगा आपको कॉस अल्फा 3 इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा 2। ठीक है, साइन अल्फा 2, साइन अल्फा 2। ठीक है, अपॉन में नीचे देखोगे तो हो जाएगा कॉस अल्फा 3 इंटू कॉस अल्फा 2।
ठीक है। अच्छा लास्ट वाले को नहीं लिखते, इतने ही पे सॉल्व करते हैं, इतने ही पे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये सामने लिखा है 1 में साइन थीटा, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा कितने लोगों को पता चला कि ये डिवाइड होगा, ये पोर्शन डिवाइड होगा। तो अगर ये पोर्शन डिवाइड होगा तो मेरे को दिखेगा कहीं cos अल्फा वन खत्म, और साइन अल्फा टू अपन में cos अल्फा टू कहीं अपने आप में हो जाएगा tan अल्फा टू। सोच गए क्या? वैसे ही आप यहां पे देखोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस ही है बीच में ना, हाँ ठीक है। लेकिन तब तक इधर ये भी डिवाइड होगा, ये वाला पार्टी डिवाइड होगा और बीच में कहीं माइनस है। अरे आपने इसको डिवाइड किया तो tan अल्फा वन हो गया। अब आप इसको भी तो डिवाइड कर रहे होगे ना, इस वाले पार्टी को भी तो डिवाइड कर रहे होगे ना, और इस वाले को डिवाइड करोगे तो cos अल्फा टू खत्म हो गया, और sin अल्फा वन और cos अल्फा वन डिवाइड होकर आपको हो गया माइनस में tan अल्फा वन। कितने लोग सोच गए? क्या कितने लोगों को पता चला? प्लस में अगर आप यहां देखोगे ना तो यहां कहीं आपको वही सेम टू सेम वैसा ही चीज होगा, sin अल्फा थ्री इंटू कॉस अल्फा टू इसके नीचे डिवाइड जाएगा, तो cos अल्फा टू से cos अल्फा टू खत्म, दुनिया को दिखेगा tan अल्फा थ्री। और माइनस में कहीं फिर से आपको दिखेगा यहाँ पे tan अल्फा टू। ऐसे ही लास्ट में जाओगे तो कहीं दिखेगा आपको tan अल्फा n माइनस में tan अल्फा n माइनस वन, क्योंकि बड़ा वाला पहले है छोटा वाला बाद में, तो बड़ा वाला पहले n माइनस वन बाद में, ठीक है। अब देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कटिंग स्टार्ट हो जाएगी। tan अल्फा वन नहीं, tan अल्फा टू को मार देगा। वैसे ही tan अल्फा थ्री को मार देगा, ठीक है। क्या आगे से स्टार्टिंग का सेकंड वाला बच रहा है तो पीछे से भी सेकंड वाला बचेगा। ये मैंने आपको समेशन के टाइम में ना सिखा रखा था कि स्टार्टिंग से सेकंड वाला बच रहा है तो एंड से भी सेकंड वाला ही बचेगा, ये आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है। तो ये जो लिखा है दैट इज आपको 1 में साइन थीटा, tan अल्फा n माइनस में tan अल्फा वन, कहीं आपको tan अल्फा n माइनस में tan अल्फा वन, तो के अपने आप में कहीं 1 में साइन थीटा है। के इज इक्वल टू 1 में साइन थीटा, तो 1 में साइन थीटा कहीं कोसेक थीटा होता है क्या? तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा देखो ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। जहां पे दिमाग क्या लगाना था कि cos अल्फा वन इंटू cos अल्फा टू कहीं देखा हुआ किसके फॉर्मूला में? साइन ए माइनस बी के फॉर्मूला में, ठीक है। ओके। अच्छा अगर इसको cos ए माइनस बी के फॉर्मूला में नहीं सोच सकता था सर, cos की डिवाइड नहीं कर सकता, आप करके देखोगे फिर पता चलेगा, फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि cos के टाइम में cos अल्फा वन इंटू cos अल्फा टू खुलेगा और वो कैंसिल हो जाएगा, और साइन अल्फा वन इंटू साइन अल्फा टू ही छोड़ जाएगा, वो जस्ट आपको पहले वाले पे फिर से पहुंच जाओगे। चाहे सेक अल्फा वन इंटू सेक अल्फा टू लिखा हो, चाहे साइन अल्फा वन इंटू साइन अल्फा टू लिखा हो, मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि आप इज इक्वल टू के बाद भी ध्यान दो tan अल्फा है। tan अल्फा माने ऊपर आपको साइन चाहिए और नीचे आपको कॉस चाहिए, वो तब मिलेगा ना जब साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे। नहीं तो बच्चा यहाँ पे पूछ सकता है कि सर cos ए माइनस बी से करूं तब तो और आसान हो जाएगा, ये cos अल्फा वन और cos अल्फा टू ही मर जाएगा। लेकिन मेरे को पूरा को नहीं मारना, एक को बचाना है, एक को मारना है। cos अल्फा वन को मारोगे तो cos अल्फा टू बचा लो, और ये बचता एक बचता और दूसरा कब मरेगा? साइन ए माइनस बी के फॉर्मूले में, ठीक है। नहीं तो आप करके भी देख सकते हो, आप cos अल्फा टू माइनस अल्फा वन खोलना, पता चलेगा ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर लिखेगा साइन अल्फा टू इंटू साइन अल्फा वन, उसका मेरे को कोई काम नहीं पड़ेगा क्योंकि सामने इज इक्वल टू के बाद tan है, ठीक है। चले अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द मोस्ट सिंपल चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं सबसे सिंपल मानता हूं और इसके क्वेश्चन बहुत इजीली बच्चे से सॉल्व होता है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सही से सीखे हो ना तो इसके क्वेश्चन में कभी तकलीफ नहीं होता, ठीक है। आओ दिखाता हूं कैसे, ठीक है। सबसे पहले यहां पे दिया हुआ है कि px अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भैया, qx अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा दोनों को लिख लिया जाए। px क्या बोल रहा है? px बोल रहा है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू जीरो हूं मैं, ठीक है। अच्छा अपनी जगह पे qx बोल रहा है कि मैं जो हूं ना मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी हूँ, मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में सी इक्वल टू जीरो हूँ। आप बताओ कि जिस दिन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मल्टीप्लाई होगी माने पी एक्स इंटू क्यू एक्स होगा इज इक्वल टू जीरो, जिस दिन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मल्टीप्लाई इज इक्वल टू जीरो, पी एक्स इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एबीसीडी आर रियल, ठीक है। अच्छा एबीसीडी तो रियल बोला है, फिर आपसे पूछा है बताओ दो रियल रूट, एटलीस्ट टू रियल रूट, चार रियल रूट, नो रियल रूट, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। ओके सुनना आप यहाँ पे, तो जब भी आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो ना तो कहानी कैसे चलती है यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूं। जब भी आपको दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, व्हेनेवर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हेनेवर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज गिवन और आपसे नेचर पूछे एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नेचर ऑफ रूट्स, तो कैसे डील करना है सिखा देता हूं।
ये नोट्स में भी क्लास में भी सिखाया था, अगर भूल गए हो तो फिर से सिखा दे रहा हूं। जब भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा, आपसे क्वेश्चन नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पूछ रहा होगा, क्योंकि रियल रूट, इमेजिनरी रूट, ये नेचर ऑफ रूट ही है ना। तो आपको एक काम करना है, क्या, दोनों के डी को पकड़ना है। मैंने आपको इसके डी को निकालना है, D1 बोलना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आप D1 बोल रहे हो, ठीक, दूसरे पेन से लिख देता हूं। इसके आप डिस्क्रिमिनेंट को D1 बोल रहे हो, इसके डिस्क्रिमिनेंट को आप D2 बोल रहे हो। तो आपको एक काम करना है, क्या काम करना है सर, आपको D1 प्लस में D2 करना है, ठीक है, या फिर आपको D1 इंटू D2 करना है, मतलब दोनों करना है, D1 प्लस D2 या फिर D1 इंटू D2। अगर आपका काम D1 प्लस D2 से बन जा रहा है, ठीक है, अगर D1 प्लस D2 से नहीं बन रहा है, तो आप दोनों का मल्टीप्लाई करो, माने एक बार दोनों को जोड़ो और एक बार दोनों को मल्टीप्लाई करो, जिससे काम बने उससे काम बना लो, ठीक है। अगर कल को आपने जोड़ा और जोड़ने के बाद पता चला कि D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप दुनिया को क्या बोलोगे कि या तो कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स है, कोई भी एक इक्वेशन के पास रियल रूट्स है, तो मैं बोलूंगा दुनिया को कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज रियल रूट्स, ठीक है, ये मैं दुनिया को बोलूंगा। अच्छा 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 सर, लेकिन अगर कल को लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो, अगर इक्वल टू 0 हो गया तब तो इक्वल रूट, ठीक है, लेकिन अगर कल को लेस देन इक्वल टू 0 हो गया तो तब मैं दुनिया को बोलूंगा कि एटलीस्ट वन इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स, ये मैं बोलूंगा। अच्छा, लेकिन सर जब जिस दिन मल्टीप्लाई कर रहा हूंगा उस दिन, अगर जिस दिन मल्टीप्लाई करूंगा और ग्रेटर देन 0 हो गया, अगर दोनों डिस्क्रिमिनेंट का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 हो गया, तो फिर मैं दुनिया को क्या बोलूंगा, आइदर बोथ इक्वेशन रूट्स आर रियल और बोथ इक्वेशन रूट्स आर इमेजिनरी। इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा बात है, ठीक है, कि या तो इसमें कुछ नहीं बोल सकते, इसमें हो सकता है कि दोनों इक्वेशन का रियल रूट हो या फिर दोनों इक्वेशन का इमेजिनरी रूट हो, मैंने एटलीस्ट 4 रियल रूट भी हो सकता है, एटलीस्ट 4 इमेजिनरी भी रूट, चार, हाँ, एक के पास 2 ही रूट होता है ना रियल, ठीक है। अच्छा, अगर कल को लेस देन 0 हुआ तो, लेस देन 0 ये सब आपको नोट्स में मिलेगा, तब जाके बोलेंगे कि एग्जैक्टली वन हैव रियल एंड अनदर हैव इमेजिनरी, ठीक है, अनदर हैव इमेजिनरी, ओके। तो ये बात मैंने आपको सिखाया। मैंने सर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया तो डायरेक्ट मैं डी निकालूंगा, हाँ, डायरेक्ट डी पता करो, दोनों का डी पता करो। अगर मैं पहले वाले से डी की मांग करूं तो पहला वाला डी क्या बोलेगा, बोलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मैंने D1 को बोल दिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मैं दूसरे वाले से डी निकालू तो D2 क्या हो जाएगा, आपको D2 हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ पे डी हो जाएगा, तो डी स्क्वायर और प्लस का 4ac। कितने लोगों को समझ में आया? अगर दोनों डी निकालूंगा तो सर सबसे पहले जोड़ के देखूंगा D1 प्लस D2, अगर मैं ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस में 4ac प्लस में डी स्क्वायर प्लस का 4ac। अच्छा, कितने लोगों को पता चला सर यार 4ac देखते ही मैं काट दूंगा, तब जाके दिखूंगा यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा हुआ है और बी स्क्वायर होल स्क्वायर, डी स्क्वायर अपने आप में स्क्वायर, तो ये तो सर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, क्योंकि दो स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर का सम करोगे तो 0 से बड़ा ही होगा ना। तो पता चला मेरे को D1 प्लस D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो दुनिया को कौन सी बात बोलूं, कौन सा डायलॉग दुनिया के सामने चिपकाऊं कि एटलीस्ट वन हैव रियल रूट, वन इक्वेशन हैव रियल रूट, ठीक है, रियल रूट, ठीक है। अच्छा, लेकिन सर ऑप्शन में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ बात कहीं, ऑप्शन में तो लिखा है एटलीस्ट 2 रियल रूट, 2 रियल रूट, 4 रियल रूट, नो रियल रूट। तो आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, वो बोला एटलीस्ट वन इक्वेशन हैव रियल रूट, किसी एक इक्वेशन के पास रियल रूट होंगे। अब रियल रूट दो ही होते हैं, माने एटलीस्ट 2 रियल रूट होंगे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा खुल जाएगा। अरे चाहे ये बात बोलो कि एटलीस्ट वन इक्वेशन है रियल रूट, या बोलो एटलीस्ट 2 रियल रूट, बात सेम ही है ना। किसी एक इक्वेशन, दो इक्वेशन है मेरे पास px और qx, ठीक है, और किसी एक इक्वेशन के रूट्स रियल है, और किसी एक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, दो, तो मैं बात यही बोल सकता हूं ना कि 2 रूट रियल है। ओके, चले अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक। अच्छा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ओके, बोला कि n बी दी नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, n जो है नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनके कोएफिशिएंट, जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट 0 1 2 से लेकर 9 तक ओके हैं, ठीक है,
इसके कोफिशिएंट 0, 1, 2 से लेके 9 तक अलाउड है, ठीक है, सच दैट 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। देन बताइए n माने नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होंगे, ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दिखती है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और सर सामने वाला बोल रहा है कि इसके कोफिशिएंट 0 से लेकर 9 तक अलाउड है, मतलब कोफिशिएंट कौन है, ये कोफिशिएंट है। अरे कोफिशिएंट माने क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज ए, ये भी अपने आप में कोफिशिएंट, उसने लीडिंग कोफिशिएंट के नहीं बोला, उसने कोफिशिएंट बोला। तो ए भी कोफिशिएंट है, बी भी कोफिशिएंट है, सी भी कोफिशिएंट है। लेकिन सर ये उसने ये क्या बोला, सच दैट 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। वो आपसे बोल रहा है कि क्या आपको इतना पता है कि अगर 0 उसका एक सॉल्यूशन है तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिख रहे हो, आपकी बेवकूफी, आप उसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 लिखो ना। क्यों सर? अरे अगर 0 सॉल्यूशन है तो जिस दिन आप इसमें 0 पिलाओगे, 0 प्लस में सी इक्वल टू 0 होगा, मैंने सी है ही नहीं। अरे 0 अगर इसका एक रूट है तो सी तो है ही नहीं मार्केट में, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 है। तो कॉफिशिएंट के नाम पे अब आपके पास दो ही लोग हैं, ए और बी। और एक बच्चे ने बोला सर एक ही जगह 0, सर ने बिल्कुल मना किया हुआ, क्योंकि अगर आप एक ही जगह 0 रखोगे तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही कहां, वो तो लीनियर बन जाएगा ना। तो एक ही जगह 0 रखते हैं, क्वाड्रेटिक मार देगा, क्वाड्रेटिक को मार देगा ये। तो एक ही जगह भले क्वेश्चन वाले ने बोला है कि भैया 0 से 9 तक कोफिशिएंट अलाउड है, लेकिन मैं खुद से बोलूंगा 0 तू नहीं रख सकता, क्योंकि अगर तू बैठेगा तो फिर मेरी क्वाड्रेटिक को मार देगा। इसलिए इसकी जगह 1 से लेकर 9 तक के लोग अलाउड है। तो 1 से लेकर 9 तक कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो यहाँ पे 9 लोग बिठा सकता हूं मैं, बिठा सकते हैं। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में घुस गया क्या सर? हाँ, ए की जगह 9 लोग तैयार बैठे हैं बैठने के लिए। फिर कहीं मैं बी की जगह बिठाऊंगा, सर फिर वर्ड का यूज आया, फिर वर्ड का यूज मैंने मल्टीप्लाई पीएनसी में सिखाया हूं, ठीक है। बी की जगह कितने लोग हैं अलाउड है? सर बी की जगह 0 अलाउड है, हाँ, बी की जगह आप 0 रखोगे क्वाड्रेटिक पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी मेरा क्वाड्रेटिक जिंदा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म होना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का को डिफाइन करता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जिंदा रखना है तो एक्स स्क्वायर के टर्म को जिंदा रखो, बाकी के टर्म से कोई मतलब नहीं है, सी मर जाए, एक्स वाला मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ना एक्स स्क्वायर वाला बस जिंदा होना चाहिए, ठीक है। इसलिए ए खाली 0 नहीं हो सकता, बी तो 0 अलाउड है। तो बी पे बिठाने के 10 तरीके होंगे, क्योंकि 0 से 9 तक ना 10 डिजिट होता है। मतलब टोटल मेरे पास 9 इंटू 10 90 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बन सकते हैं, 90 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा रेडी है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना ये भी। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्या ये मैं पढ़ाया हुआ हूँ पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से? ये सारी चीजें मैंने थ्योरी आपको नोट्स में पढ़ाया हुआ है कि दो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा तो कैसे कैसे डील करेंगे। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को जस्ट मिक्स कर दिया था। ये दूसरा क्वेश्चन था ना क्वाड्रेटिक का, हाँ। और ये तीसरा क्वेश्चन, तो देखो क्वाड्रेटिक के 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसको तो बहुत अच्छे से सिखाया हूं कि अगर रेशनल रूट जब भी देखो, रेशनल रूट माने होता है डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, डी को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। अरे नेचर ऑफ रूट का क्वेश्चन, डी अगर अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो रूट रेशनल होंगे, तो रेशनल रूट होना माने डी का परफेक्ट स्क्वायर मांगता है, ठीक है। ओके, लेकिन सामने वाला बोल रखा है कि भैया एबीसी अपने आप में ऑड नेचुरल नंबर है और डिस्टिंक्ट माने अलग अलग है। ओके, देन इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रेशनल रूट कितना होगा? क्या एक भी नहीं होगा, या एक होगा, या दो होगा, या अपन बता ही नहीं सकते कि कितना होगा। तो इसके रेशनल रूट्स पता करना है। तो इसके रेशनल रूट होना मैंने डी का परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। तो सबसे पहले डी पे फोकस करते हैं, और डी पे फोकस करते हैं। कितने लोग पता चला? डी तो बड़ा सिंपल है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब मेरे पास हाथ में ना सिर्फ एक ही हिंट दिया हुआ है, सामने वाला बोल रखा है कि भैया सबके सब डिस्टिंक्ट है और ऑड नेचुरल नंबर है। तो मेरे को जस्ट दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा, बाकी कोई तरीका नहीं है बचाने का, क्योंकि एबीसी की वैल्यू नहीं दिया हुआ है सामने वाला, बस बोला कि ऑड है, अलग अलग है और ऑड है। तो अब सोचूंगा, अगर मैं ऑड को पकड़ता हूं और स्क्वायर करता हूं, माइनस में 4 इंटू ऑड, ठीक है। अब सोचता हूं, यहां पे सोचूंगा, किसी भी ऑड को पकड़ूंगा। लेट से मैंने 3 को पकड़ा, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 ऑड, ठीक है। किसी और को पकड़ता हूं, 3 4 पे चेक करना, यानी कि एक ही पे चेक करना। 5 ऑड को पकड़ा, 5 का स्क्वायर 25 ऑड। फिर किसी को पकड़ो, 7 को पकड़ता हूं, 7 का स्क्वायर 49। किसी बड़े ऑड को पकड़ लेता हूं, 13 का स्क्वायर 169।
सब ऑड ही ऑड आया जा रहा है। तब जाके बच्चा को पता चला सर ऑड का स्क्वायर भी करोगे ना तो दुनिया को ऑड ही दिखेगा। माइनस में 4 इंटू ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई क्या होगी? ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई सर, ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई सोचते हैं, 3 और 3 की मल्टीप्लाई। अच्छा डिस्टिंक्ट है तो डिस्टिंक्ट सोचना है, क्यों? क्योंकि अलग अलग है, ये भी अलग है, ये ऑड 1 है, ये ऑड 2 है, ये ऑड 3 है, तीनों अलग अलग है क्योंकि डिस्टिंक्ट वर्ड का भी यूज किया, तो अलग अलग के मल्टीप्लाई करके सोचो सर, ठीक है। तो 3 इंटू लेट से 5 सोचता हूँ, 15 ऑड, अरे ऑड की ऑड से मल्टीप्लाई सोच रहा हूँ, ठीक है। दूसरा सोच लेता हूँ, 7 इंटू 9, ठीक है, तो 63, ठीक है, ये भी आपको ऑड हो गया। तो क्या पता चला ऑड ही चल रहा है अभी तक। एक और का कर लेते हैं, लेट से आपको 11 की 13 से कर लेते हैं, तो वो भी आपको ऑड ही होगा, दैट इज आपको 143, तो पता चल रहा है ये भी ऑड ही है, तो ऑड, ठीक है। अच्छा दोनों अलग अलग भी है, ये कुछ और ऑड हो सकता है, ये कुछ और ऑड हो सकता है, इसलिए मैंने ऑड 1 और ऑड 2 बोल दिया, ठीक। अच्छा 4 की मल्टीप्लाई अगर इस ऑड से कर दोगे ना, लाइट से 15 की मल्टीप्लाई आपने 4 से कर ली तो 60 इवन हो जाएगा। 63 की 4 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 3 2 है, लास्ट में 2 आ गया, इवन। तो कहीं ना कहीं अगर 4 की मल्टीप्लाई पड़ जाएगी ना तो ये ऑड माइनस में 4 इंटू इवन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑड और इवन का माइनस करोगे तो ऑड होगा। अब देखो ऑड अपने आप में ना परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता, क्योंकि ऑड आप देखो 9 9 को पढ़ोगे, अगर कल को डिस्क्रिमिनेंट 9 हो गया तो 3 का स्क्वायर होता है, 25 हो गया 5 का स्क्वायर होता है। तो डी निकाल के ना ये पता नहीं किया जा सकता परफेक्ट स्क्वायर वाले सिस्टम से कि इसके रेशनल रूट्स होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ऑड कई बार परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता है। तो आपको रटना नहीं है, तब आपको पता चलेगा ये वाला मेथड से काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। ये वाले मेथड से मैं नहीं बता सकता कि इसके रेशनल रूट्स हैं भी या रेशनल रूट्स नहीं भी हैं, क्योंकि डी का एक्चुअल नेचर मुझे नहीं पता चल रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, क्योंकि डी अपने आप में ऑड आ रहा है, और ऑड परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो डी के बारे में जो जानकारी मैं निकाल पा रहा हूँ ना, उससे कहीं ये बात नहीं डिफाइन हो पा रहा है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। तो एक दूसरा तरीका और है, उससे आओ चेक करते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या है कि सामने वाले ने बोला रेशनल रूट्स। कितने लोगों को पता है इरेशनल रूट्स माने इमेजिनरी रूट्स, लेकिन रेशनल रूट्स माने रियल रूट्स। तो क्वेश्चन वाला बोल रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रेशनल रूट्स हम मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसके रेशनल रूट्स हैं इक्वल टू 0 तो माने रूट्स रियल है। अरे अगर मैं मान लेता हूं कि रेशनल रूट्स हैं इसके, ठीक है, तो अगर इसके रेशनल रूट्स हैं तो रूट्स मन रियल है। रूट्स मैंने एज्यूम कर लिया, लेट्स से पी और क्यू, रूट्स मैंने पी और क्यू एज्यूम कर लिया। तो अगर आप पी क्यू के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करोगे तो कैसे लिखोगे, ठीक है। या फिर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में लिख देता हूं। लेट्स से आपको मैं लिख दिया ए एक्स प्लस में बी और सी एक्स प्लस में डी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने दूसरे फॉर्म में लिख दिया। मैंने बोला ये सेम टू सेम यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इस फॉर्म में रूट्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ए एक्स और सी एक्स की मल्टीप्लाई आपको पता चलेगा कैपिटल ए सी एक्स स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। और ए एक्स की डी से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे पता चलेगा ए डी एक्स हो जाएगा। तो एक्स को अगर मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे हो गया ए डी, प्लस में फिर ये अगर बी सी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी सी एक्स, ठीक है, और प्लस में बी डी इक्वल टू 0, ठीक है। अब सामने वाला बोल रखा है आपको कि भैया ए बी सी जो अपने आप में ये है, ये ऑड, ये अपने आप में ऑड है, ठीक। और अगर मैं आपको यहां से कंपैरिजन कर दूं, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि सेम है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, तो अगर मैं कंपैरिजन कर दूं तो कितने लोग मेरे को यहां पे ये बता पाएंगे कि सर ए सी ना ए के बराबर है, स्मॉल ए के। तो मैं बोल देता हूं ए सी जो है वो स्मॉल ए के बराबर है, कंपैरिजन कर रहा हूं, ठीक है। और सर ए डी प्लस में बी सी कहीं स्मॉल बी के बराबर है, ए डी प्लस में बीसी अपने आप में स्मॉल ए के बराबर है। ये सारा काम मैं तब कर पा रहा हूं जब मैंने रूट्स को रियल बोला, मैंने रूट्स को रेशनल एज्यूम किया, एज्यूम रेशनल, मैंने रेशनल एज्यूम किया हुआ है, ठीक है, तब जाके ये सारा काम मैं कर पा रहा हूं, ठीक है। ओके, ए सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू, फिर कंपेरिजन करूंगा तो तीसरा वाला पार्टी कहीं सी है, सी की जगह मैं बी डी लिख देता हूं, तो बी डी इज इक्वल टू सी, ठीक है। अच्छा कितने लोग पता है ए ऑड है, और अगर ये ऑड है, ठीक, तो अगर ये स्मॉल ए ऑड है ना, तो
ऑड कब होता है कोई भी नंबर? जब दो चीजों का प्रोडक्ट ऑड है, और दो प्रोडक्ट ऑड होता है, दो नंबर्स का प्रोडक्ट, तो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ही ऑड होता है। मैं बोल देता हूँ कैपिटल ए भी ऑड है और कैपिटल सी भी ऑड है, क्योंकि ऑड इंटू ऑड ही ऑड होता है। 3 इंटू 3 9 होगा, ऑर्डर इवन करोगे 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मैंने बोला कैपिटल ए भी ऑड है, कैपिटल सी भी ऑड है, तो वैसे ही मैं बोल देता हूँ कैपिटल बी भी ऑड है और कैपिटल डी भी ऑड ही होगा। क्यों? क्योंकि ये ए स्मॉल ए ऑड है और स्मॉल सी ऑड है, ये क्वेश्चन वाला बोल रखा है, और स्मॉल ए अपने आप में एसी के बराबर है, कैपिटल एसी के बराबर है, तो इसीलिए मैंने कैपिटल ए को भी ऑड बोला और कैपिटल सी को भी ऑड बोला, क्योंकि दो ऑड का प्रोडक्ट ही ऑड होता है। ठीक है, तो अब इसको देखता हूं, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा कैपिटल ए इंटू डी। क्या ए अपने आप में ऑड है, डी भी सब ऑड है? ठीक है, तो ये ऑड और ऑड की मल्टीप्लाई ऑड ही होगी। प्लस में बी सी, मैंने ये भी ऑड ही होगा, क्योंकि ऑड की मल्टीप्लाई ऑड ही होगा, बी भी ऑड है, सी भी ऑड है, सब ऑड है, तो ऑड की मल्टीप्लाई ऑड चल रही है, इज इक्वल टू ऑड। लेकिन आप ऑड और ऑड को जोड़ोगे ना तो वो इवन होता है, ये दिक्कत हो गया यहाँ पे, कि ऑड और ऑड को जोड़ोगे तो इवन होगा, और इवन इज इक्वल टू ऑड, ये थोड़ी है, तो कंट्राडिक्शन हो गया, मैंने ये बात गलत हो गया। और ये बात इसलिए गलत हो गया क्योंकि मैं जो एज्यूम करके चल रहा था वो गलत एज्यूम किया था कि इसके रेशनल रूट्स है, माने इसके कोई रेशनल रूट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो कुछ भी रटना नहीं है, जैसे मेरे को पता चला ये तरीका काम नहीं कर रहा, डी इज परफेक्ट स्क्वायर काम नहीं कर रहा, तो मेरे पास दूसरा तरीका था कि मैंने कंपैरिजन करके खेल लिया, मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से सोच ली इस वाले फॉर्म में, मैंने इस वाले फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोचा, फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया, AC इज इक्वल टू स्मॉल ए किया, कोफिशिएंट को कंपैरिजन किया, फिर मेरे को पता चले कैपिटल ए, कैपिटल सी, कैपिटल बी, कैपिटल डी सब ऑड है, फिर मैंने यहां पे फिट बिठाया, ऑड प्लस ऑड हुआ इज इक्वल टू ऑड, और ऑड प्लस ऑड इवन होता है, और इवन कभी ऑड के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप आपको आज का क्लास मजा आया होगा, समझ में आया होगा, मैंने जो भी चैप्टर्स के क्वेश्चन कराए वो आपको लगा होगा कि हाँ, अगर आपसे पीवाईक्यू जब सॉल्व होता है ना तो कॉन्फिडेंस में मिलता है कि हाँ लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा था वो तो मेरे से हो जा रहा है, तो मैंने इस ईयर के भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैक्सिमम हो ही जाएगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, एग्जाम का लेवल आपको पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक में देखो कैसे दिमाग वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, थ्योरी से उतना कम रख रहा है, लेकिन दिमाग वाले क्वेश्चन, फॉर्मूला वाले क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के बहुत कम पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू से ही आइडिया लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के जो चैप्टर्स हैं उसके 2024 मैंने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और जो चैप्टर मैंने पीवाईक्यूज नहीं कवर कराया उसके लास्ट 5 साल के क्वेश्चन देखेंगे। अब ये सारे चैप्टर्स ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, सीक्वेंस सीरीज और क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज, यही 2 चैप्टर देखा इसमें। ठीक है, बेसिकली लॉगरिथम और रिलेशन तो आपको उतना वास्ट चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का वीडियो पीवाईक्यूज का पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑलरेडी कवर कराया हूं, वो प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको दिख जाएगा, WBGI मैथ्स क्रैश कोर्स वाले प्लेलिस्ट में क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस सीरीज का जो पिछले 5 साल का पीवाईक्यू वाला वीडियो वो जाके आप जरूर देखना। और बाकी 2024 में जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और इसके आगे जो चैप्टर्स हैं उनका देखेंगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो लोग पहली बार हैं, और पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा आपको क्लास। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, पढ़ाई करते रहो, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मेरे नीचे कॉन्टेक्ट नंबर होगा उस पर भी आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।